नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 5 राज्यों में हुए मतदान में आज शाम 5 बजे तक असम में 78.32%, केरल में 69.01%, तमिलनाडु में 60.88%, पश्चिम बंगाल में 76.84% और पुडुचेरी में 76.03% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कूच बिहार इलाके में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के उस बयान को निशाना बनाया जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों से अपील की थी कि वे अपना वोट नहीं बंटने दें। बनर्जी ने हिंदुओं से भी अपील की थी कि वो भी अपना वोट हिंदू मुस्लिम के आधार पर ना दें और बीजेपी के बिछाए जाल में ना फंसें। इसी को लेकर पीएम मोदी ने कहा, दीदी आपने हाल ही में कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। इसका मतलब है कि मुस्लिम वोट बैंक की जो ताकत आप अपने पास मानती थी वो भी आपसे दूर हो गई है। आपके इस बयान से पता चलता है कि आप चुनाव हार गई हैं। मोदी ने कहा, दीदी वैसे तो आप चुनाव आयोग को गालियां देती हैं, लेकिन हमने ये कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो हमें चुनाव आयोग के 8 से 10 नोटिस मिल गए होते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे हैं। ममता ने तीसरे चरण के मतदान वाले दिन कूच बिहार इलाके में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी अपनी हर सभा में उन पर ताने मारते हैं और झूठ बोलते हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी ने नारायणी बटालियन बनाने को लेकर झूठ बोला है। ममता ने कहा कि उनकी सरकार ने बंगाल पुलिस के साथ काम करने वाली नारायणी बटालियन का गठन पहले ही कर दिया है, जबकि बीजेपी ने कहा था कि ममता झूठ बोल रही हैं। 5 राज्यों में चल रही चुनावी प्रक्रिया के दौरान कई जगहों पर भयंकर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। असम के करीमगंज में बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम मिलने के बाद पश्चिम बंगाल में एक पोलिंग अफसर को 4 ईवीएम और 4 वीवीपैट मशीनों के साथ अपने एक रिश्तेदार के वहां से पकड़ा गया। उनका ये रिश्तेदार टीएमसी का नेता है। पोलिंग अफसर रात को रिश्तेदार के घर पर ही रुका रहा। मामला सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने इस पोलिंग अफसर को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। पोलिंग अफसर का नाम तपन सरकार है और उन्हें हावड़ा के सेक्टर 17 में उलूबेड़िया उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में तैनात किया गया था। मुंबई स्थित अंधेरी की एक अदालत ने जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा सफूरा जरगर के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है। अदालत ने पाया है कि पहली नजर में पायल रोहतगी के ट्वीट मुस्लिम महिलाओं और इस पूरे समुदाय का अपमान करते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भगवत जिरापे ने अपने आदेश में कहा है, हर शख्स को अपने धर्म के प्रति आस्था रखने का अधिकार है और किसी को भी यह हक नहीं है कि वह किसी दूसरे समुदाय के रीति रिवाजों या नियमों का मजाक बनाए। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि वह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की 15 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच करे। याचिकाकर्ता डॉक्टर जयश्री पाटिल की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था। यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को पंजाब से लेकर निकल चुकी है। वो मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लेकर जा रही है। इस बीच मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये आशंका जताई है कि उनके पति की जान को खतरा है। अफशान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को यह निर्देश दिया जाए कि उनके पति को फर्जी मुठभेड़ में न मारा जाए और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एनएसए जैसा सख्त कानून कैसे धड़ल्ले से बिना सोचे समझे लगाया जा रहा है, इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट के अनुसार इस कानून का इस्तेमाल गौ हत्या के आरोपियों पर सामान्य कानून व्यवस्था के मामलों तक में किया गया है। पड़ताल में देखा गया है कि एनएसए के तहत की गई कार्रवाई पर हैबियस कॉर्पस के 120 मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया। इसमें से अदालत ने 94 मामलों को सीधे खारिज कर दिया और हिरासत में लिए गए आरोपियों को रिहा करने का आदेश दे दिया। ये मामले 32 जिलों में आए थे। यही नहीं, अधिकतर मामलों में तो अदालतों ने ये कह दिया कि बिना सोचे समझे एनएसए लगाया गया है और अलग अलग मामलों की एफआईआर में भाषा तक कॉपी पेस्ट की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस एनवी रमना को भारत के अगले सीजेआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। वह 24 अप्रैल को पदभार ग्रहण कर लेंगे और अगले साल यानी 2022 में 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस रमना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। मौजूदा सीजेआई एस.ए. बोबडे ने पिछले महीने उनके नाम की सिफारिश की थी। बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने आज से रात के कर्फ्यू की घोषणा की है। ये कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। ये फैसला 30 अप्रैल तक के लिए लागू होगा। पिछले हफ्ते ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अभी तक कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगाने संबंधी किसी संभावना पर विचार नहीं किया गया है, लेकिन एक दिन पहले ही सरकार ने 100 से अधिक बेड वाले निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 30% बेड आरक्षित करने को कहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ भी कोरोना वायरस के संक्रमण के चपेट में आ चुकी हैं। कटरीना ने खुद सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है वो संक्रमित हो चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सभी को टीका देने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि विश्व में बहुत विचार विमर्श हुआ, तो जब भी टीकाकरण होता है उसका पहला उद्देश्य लोगों की जान बचाना होता है और बाद में हेल्थ केयर सिस्टम को दुरुस्त करना होता है। उन्होंने कहा कि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन सभी देशों में यही 2 उद्देश्य से टीका दिया जाता रहा है। जिसको जरूरत है उसको टीका दिया जाता है। भूषण ने कहा कि यूके में आज भी टीका सबके लिए नहीं खोला गया है। अमेरिका में भी उम्र के हिसाब से टीका दिया गया है। भूषण ने कहा कि बिना योजनाबद्ध टीका नहीं दिया जाता है। बांग्लादेश की जानी मानी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा है कि मोइन अली अगर क्रिकेटर नहीं होते तो वह सीरिया जाकर आतंकी संगठन आईसिस से जुड़े होते, जिसके बाद लोगों ने उनकी खिंचाई शुरू कर दी। इंग्लैंड के ही तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने कहा कि आप ठीक हैं? मुझे नहीं लगता आप ठीक हैं। बाद में तस्लीमा ने अपने ट्वीट को व्यंग्यात्मक बताया तो आर्चर ने कहा कि इस पर कोई नहीं हंस रहा है, यहाँ तक कि आप खुद नहीं। अब जो कुछ आप कर सकती हैं वो ये है कि ट्वीट को डिलीट कर दें। ईरान परमाणु समझौते को लेकर आज वियना में अहम वार्ता शुरू हो रही है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका और ईरान की ओर से कहा गया था कि वो परमाणु समझौते पर फिर से बात करने को तैयार हैं। बता दें, साल 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया था और ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद ईरान ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी लानी शुरू कर दी थी, लेकिन जो बाइडेन ने सत्ता में आते ही कहा था कि उनकी प्राथमिकता परमाणु समझौते पर वापस लौटना है। वहीं ईरान को उम्मीद है कि परमाणु कार्यक्रम पर पाबंदियां लगाने के एवज में उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।